दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखना है 51वें CJI कौन है? संजीव खन्ना। 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 तो सबसे पहले ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ध्यान रखना है 51वें CJI कौन है? 51वें CJI है संजीव खन्ना। ठीक है, 51वें CJI है संजीव खन्ना। अब अपन को ध्यान रखना भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ क्या है? न्यायपालिका। भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका। भारत की शासन प्रणाली संघीय किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय। इसका तात्पर्य पूरे देश के लिए क्या चीज़ है? पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन संरचना कार्यकाल एवं क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया तथा उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को तथा उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया तथा उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, यानी 1+33। वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 यानी 1+33 है। वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 यानी 1+33 है। और आगे अपन को ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार किसके पास है? संसद में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि या कमी करने का अधिकार संसद में निहित है। आर्टिकल 124 नियुक्ति। आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत न्यायाधीशों को नियुक्ति के संदर्भ में बस इतना ही ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो वरिष्ठता के आधार पर तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? पहला नंबर, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेता हो। यानी या 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो न्यायाधीश, या 10 वर्ष तक क्या रह चुका अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की राय में क्या हो? पारंगत विधिवेता हो। ठीक है। शपथ। आगे है शपथ के बारे में ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति तीसरी अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति तीसरी अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाएगा।
राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। कार्यकाल के बारे में ध्यान रखना, 65 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। और त्यागपत्र भी किसको देगा? ये राष्ट्रपति को दे सकता है। कार्यकाल होता है 65 वर्ष और समय से पहले, किंतु वह इससे पूर्व अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे वेतन भत्ते। वेतन भत्ते आर्टिकल 125 में। और वेतन भत्तों के बारे में ध्यान रखना है, 2,80,000 रुपये प्रति माह मुख्य न्यायाधीश को, 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश को और 2.5 लाख रुपये अन्य न्यायाधीशों को, 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। आगे न्यायाधीशों को पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनसे पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। उन्हें केवल 2 आधारों, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। उन्हें केवल 2 आधारों, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, महाभियोग जैसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। असमर्थता के सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो महाभियोग जैसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत है, यानी कुल जितने सदस्य उसके बहुमत से, ठीक है, जैसे कुल 200 है तो बहुमत 101 पे हो गया, बहुमत से, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, जैसे मान लेते 180 उपस्थित है मतदान करने वाले, तो उसके 2/3 बहुमत यानी 120 से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य के तो बहुमत से, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति एवं पद रिक्ति की स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति एवं पद रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति एवं पद रिक्ति की स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति एवं पद रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति एवं पद रिक्ति की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति एवं पद रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश। इसमें क्या दिया? तदर्थ न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति के अभाव में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या चीज़ है? आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति के अभाव में कोरम यानी 1/10 होती है कोरम, जैसे 50 है तो कोरम 1/10 करेंगे तो उसका निकलेगा 5 होने ज़रूरी है। तो गणपूर्ति के अभाव में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ यानी अस्थायी तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय में 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय में जब कार्यभार क्या होगा? अधिक होगा, तो उसकी होने की स्थिति में उच्च मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कुछ समय अधिकतम 2 वर्ष
के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनः नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 129 सेवा यानी कार्यभार ज़्यादा होगा तो उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अधिकतम 2 वर्ष। 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया है। 129 में क्या उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसके निर्णय अन्य न्यायालयों के निर्णय के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसके निर्णय अन्य न्यायालयों के निर्णय पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे। तो ये अपन को ध्यान रखना है उच्चतम न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आगे के वीडियो में अपने उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे।